दोपहर का समय है। गर्मी से बुरा हाल है। मारू का कमरा तीसरे तल पर है। कमरे के गेट के सामने ही थोड़ी जगह छोड़कर लोहे की जाली लगी हुई है, जिसके दूसरी तरफ बराबर वाली बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर की छत है। मारू अपने कमरे में दरवाजा खोलकर चारपाई पर बैठा हुआ है। सीलिंग फैन और कूलर दोनों ही चल रहे हैं। उसने वहीं से एक उड़ती हुई नजर लोहे की जाली के दूसरी तरफ डाली। छत की दीवारों के ऊपरी हिस्से पर धूप अभी भी विराजमान है। वह अनुमान कर सकता है कि जब तीसरे फ्लोर की छत की दीवारों का यह हाल है तो उसके अपने कमरे की छत पर कितनी धूप होगी। पूरा कमरा तप रहा है। कूलर भी इस गर्मी से निजात नहीं दिला पा रहा है। उसने अपना कमरा बंद किया, दरवाजे पर ताला लगाया और सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की ओर चल पड़ा। निचले तल पर चिम्मालाल रहते हैं। मारू चिम्मालाल को कभी कभी गुरुदेव कहता है। यार गुरुदेव, गर्मी ने तो हालत खराब कर दी है। सूर्य देवता को भी चैन नहीं है। मारू ने कहा, हाँ मारू साहब, इस बार तो जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। अब झेलनी तो पड़ेगी ही, चिम्मालाल ने जवाब दिया। सही कह रहे हो गुरुदेव, वैसे गर्मी तो प्रायः हर साल ऐसे ही पड़ रही है। हमारे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। मारू ने बात आगे बढ़ाते हुए उनसे पूछा, चाय पीने चलोगे? नहीं यार, आप हो आओ, मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। मारू नीचे की ओर चल पड़ता है। उसकी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर कोने वाले रूम में तिवारी भैया रहते हैं। मारू उनके कमरे में बाहर से देखता है। वे इतनी गर्मी में भी घोड़े बेचकर सोए हुए हैं। अंततः मारू नीचे गली में आ गया। गली में दोनों तरफ देखने पर मारू को कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आया जिसके साथ गप्पे लड़ाकर समय बिताया जा सके। मारू ने अपनी बिल्डिंग के सामने वाली दुकान से सिगरेट ली और सिगरेट पीते हुए बाहर की ओर चल दिया। स्टूडेंट हेयर सैलून से लेफ्ट हैंड पर मुड़कर वह सुनील की दुकान पर पहुंचा। वहां से एक चाय ली। अभी तक मारू को कोई ढंग का चेहरा नजर नहीं आया था। मारू ने सुनील से तहकीकात की। सुनील ने जो जवाब दिया उससे मारू को पता लगा कि कितने बड़े सुख से वंचित है वो। दरअसल सुनील से पूछने पर उसने बताया, गोगा जी, बालाजी, बुच्ची बाबू और बनारसी अभी अभी चाय लेकर गए हैं। बाहर पेड़ के नीचे महफिल जमी हुई है। मारू तेज कदमों से मेट्रो गली में से होते हुए पेड़ के नीचे पहुंच गया। चारों मित्र चाय के कप हाथों में लिए हुए बातों में मग्न हैं। बातचीत की बागडोर बनारसी बाबू के हाथों में है। उनके होते हुए बागडोर किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में होना वास्तव में उनका अपमान है। वे सभी लोगों को नरेंद्र मोदी से जुड़ा कोई किस्सा सुना रहे थे। अरे मारू भैया, आप कहाँ थे? बनारसी ने पूछा। कमरे में था मैं, और कहाँ जाऊंगा? तुम में से कोई मुझे फोन नहीं कर सकता था? मारू ने शिकायती लहजे में जवाब दिया। हमने सोचा कि आप आराम कर रहे होंगे। गोगा जी ने स्पष्टीकरण दिया। आराम, और वह भी इस गर्मी में? मारू के ये शब्द लगभग पूर्ण ही हो पाए थे कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। इसका अर्थ यह है कि ट्रांसफार्मर में कोई बड़ी गड़बड़ हो गई है। पूरी कॉलोनी की लाइट चली गई है। लो, अब सभी एक एक करके अपने अपने कमरों से बाहर आ जाएंगे, बुच्ची बाबू ने कहा। ठीक कह रहे हो बुच्ची, बालाजी ने पहली बार मुंह खोला। मारू ने बनारसी बाबू को अपनी बात पूरी करने को कहा। परंपरा के अनुरूप घटना का संबंध बनारसी के एक मामा जी से था। उन्होंने कहना शुरू किया, मेरे मामा के एक दोस्त हैं। उनका अपना काम है और वे अपने ऑफिस के बॉस हैं। कल उनके ऑफिस के पास ही एक जगह पर नरेंद्र मोदी आए हुए थे। वे नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े फैन हैं, इसलिए समय निकालकर वे भी ऑफिस छोड़कर नरेंद्र मोदी को सुनने चले गए थे। फिर क्या हुआ? बालाजी ने पूछा। मामा बता रहे थे कि कल इसके ऑफिस के एक एक कर्मचारी को मोदी जी के भाषण की एक एक लाइन पूरे दिन में बार बार सुननी पड़ेगी। अच्छा, बुच्ची बाबू ने कहा और जोर जोर से हंसने लगे। साथ ही अन्य लोग भी खिलखिला उठे। बनारसी ने आगे बताया, आजकल तो लोगों से यह भी पूछने लगे हैं कि क्या मैं मोदी जैसा दिख रहा हूं। एक बार अपनी पत्नी से ही पूछ बैठे कि क्या मैं मोदी जैसा दिख रहा हूं, तो उनकी पत्नी ने गुस्से से जवाब दिया, हाँ, थोड़ी दाढ़ी और बढ़ा लोगे तो आशाराम बापू दिखने लगोगे। पांचों मित्र खिलखिलाकर हंस दिए। बनारसी, तुम फुनगी बाबू की भी कोई घटना सुनाने वाले थे? बालाजी ने जिज्ञासावश कहा।
हाँ बाला भैया, बड़ी मजेदार घटना है। तो बको, मारू ने कहा। फुनगी बाबू मारू की ही बिल्डिंग में दूसरे फ्लोर पर रहते हैं। बिहार के रहने वाले हैं और निहायत ही सीधे साधे आदमी हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी नशा नहीं किया था। सिगरेट, शराब और तंबाकू को दूर से ही हाथ जोड़ लेते हैं। दुर्घटना यह हुई कि एक बार महाशिवरात्रि पर उन्होंने भगवान शिव के प्रसाद के रूप में भांग पी ली थी। तब उन्होंने जो गदर किया था वह आज भी चर्चा का केंद्र बिंदु है। पहले तो लोग चिंतित हो गए थे, लेकिन बाद में उनकी हरकतें देखकर बहुतों का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया और कुछ के पेट में दर्द भी। कुछ ऐसे ही कारनामे उन्होंने किए थे। भांग का नशा चढ़ते उन्होंने विलाप करना शुरू कर दिया और साक्षात घोषणा कर दी थी कि आज मैं मरने वाला हूं। साथ ही यह प्रार्थना भी कि किसी तरह आज उन्हें बचा लिया जाए। अगर आज बच गया भगवान तो जीवन में कभी भांग नहीं खाऊंगा। तब मारू का अनुभव ही काम आया था। मारू जब हाई स्कूल में था तो उसने एक शिवरात्रि पर घर से बाहर किसी मंदिर पर भांग का शरबत पी लिया था। तब उसने भी घर पर यही किया था कि किसी तरह आज जान बच जाए, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। मारू के डॉक्टर के पास ले जाया गया और अंततः कुछ देशी इलाजों से वह ठीक हो सका था। इसलिए मारू की सलाह पर उनके लिए दही मंगवाया गया। अरहर की दाल धोकर उसका पानी पिलाया गया। तब कहीं जाकर 3-4 उल्टियों के बाद उन्हें नींद और शेष सभी को सुकून आया था। भगवान ने उन्हें साफ रंग देने में अच्छी खासी कंजूसी बरती है। रंग एकदम काला है, लेकिन शरीर से बलिष्ठ और स्वस्थ है। ठीक से कपड़े पहनकर सभी से पूछा करते हैं, मैं कैसा लग रहा हूं? उनका बार बार ऐसे प्रश्न पूछना लोगों के मनोरंजन का केंद्र बिंदु है। यद्यपि ऐसा नहीं है कि वे अच्छे नहीं दिखते, लेकिन उनका पूछने का स्टाइल ही कुछ ऐसा है कि बस चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और फिर बनारसी बाबू का कहना ही क्या, वे तो इस रंगमंच के इकलौते नारद मुनि हैं। कॉलोनी की सभी घटनाएं सबसे पहले उनके पास पहुंचती हैं। फुनगी बाबू द्वारा पूछे गए हास्यास्पद प्रश्नों का बड़ा हिस्सा उनके माध्यम से ही अन्य लोगों तक पहुंचता है। कैसे, यह आज तक रहस्य बना हुआ है। फुनगी बाबू ने अपनी पूरी क्षमता के अनुसार बेहद ईमानदार कोशिशें कर ली थी, पर वे अभी तक सफल नहीं हो पाए थे। कोई बहुत बड़ा सपना उन्होंने देखा ना था। सामान्यतः सिविल सेवा की तैयारी करने वाले लोगों के बीच रहते हुए भी वे आईएएस पीसीएस की तरफ तो भूले से भी नहीं देखते, लेकिन कोई सामान्य नौकरी भी उन्हें नहीं मिल पाई थी। तमाम टोने टोटके भी काम ना आ सके। बेचारे दिन भर कमरे में बैठकर टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहते। लिखित परीक्षा बार बार उत्तीर्ण भी होते, लेकिन टाइपिंग में वे बार बार पिछड़ जाते। कभी कुछ शब्द कम रह जाते तो कभी कुछ पंक्तियां। लिहाजा उन्होंने टाइपिंग की गति बढ़ाने के लिए अपने रूम में एक कंप्यूटर लगा लिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके प्रयास बेहद ईमानदार थे, लेकिन लंबे समय तक वे कामयाबी हासिल न कर सके। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते उन्होंने अब कुछ नए क्षेत्रों की ओर भी कदम बढ़ा दिए। कंप्यूटर के माध्यम से उनकी मित्रता बहुत सी सुंदर सुंदर लड़कियों से होने लगी। यहाँ तक कि देश की ही नहीं बल्कि विदेशी लड़कियों से भी। उस रोज पूर्वोत्तर भारत की किसी लड़की ने फुनगी बाबू को मिलने के लिए बुलाया था। कुछ दिन पहले ही वह ऑनलाइन चैट के दौरान उनकी मित्र बनी थी। बस वही घटना बनारसी बाबू सुना रहे थे। मारू भैया, फुनगी भैया को लड़की ने सुबह 12 बजे मिलने को बुलाया था। अच्छा फिर? बुच्ची और बाला ने एक साथ पूछा। फिर क्या, फुनगी भैया सुबह 8 बजे से ही सज धज कर तैयार हो गए। मैं जैसे ही उनके रूम पर पहुंचा तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कैसा लग रहा हूं। यह कहते कहते बनारसी जोर से हंस पड़े। बाकी लोग भी हंसने लगे। कुछ पल ठहर कर बनारसी फिर बोले। इसके बाद उन्होंने मुझे आज की संभावित मीटिंग के बारे में पूरी खुशी और उत्साह से बताया। मैंने समय देखा तो सुबह के 8 बज रहे थे। इसलिए मैंने उनसे पूछा, लेकिन फुनगी भैया अभी तो 8 ही बज रहे हैं, आपकी मुलाकात तो 12 बजे होने वाली है। अरे क्या बताऊं बनारसी, रुका ही नहीं जा रहा है।
बेचैनी है बेचैनी। बनारसी ने आगे बताया कि उनके इस वक्तव्य के साथ ही उसे हंसी का दौरा पड़ गया था। खुद फुनगी बाबू भी जोर जोर से हंसने लगे। पर मारू भैया, इससे भी बड़ी बात तो बाद में हुई थी। फुनगी भैया निर्धारित समय से काफी पहले ही मिलन स्थान पर पहुंच गए और बेचारे शाम को 5 बजे तक वहीं खड़े रहे, लेकिन लड़की नहीं आई। शाम को जब मैं उनके रूम में गया तो वो बेहद उदास बैठे हुए थे। मैंने उदासी का कारण पूछा तो बोले, यार बनारसी साली धोखा दे गई। तब बनारसी ने बताया कि किस तरह वो अपनी हंसी नहीं रोक पाया, यहां तक कि फुनगी भैया नाराज हो गए। बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया जा सका। मूड ठीक होते ही उन्होंने घोषणा की कि वे सफल तो होकर रहेंगे। उनके गांव में एक से बढ़कर एक जिद्दी रहता है, उनकी जिद भी पूरी होकर रहेगी। बनारसी बाबू द्वारा पूछने पर उन्होंने अपने गांव के किसी व्यक्ति की मजेदार कहानी सुनाई। सभी लोग बनारसी बाबू को ध्यान से सुन रहे थे। फुनगी भैया के गांव का एक लड़का एक बार शहर में रहने वाले अपने ताऊजी के घर पढ़ने के लिए गया। ताऊजी विशिष्ट आदमी थे। उनकी 3 विशेषताएं अद्भुत थी। उन्हें हमारे मोहल्ले में पाए जाने वाले राजू, मुन्ना और पप्पू नामों से बहुत चिढ़ थी। उनका मानना था कि नाम बड़ी चीज है, इसलिए आप हर किसी को राजू, मुन्ना या पप्पू नहीं कह सकते। नाम विशिष्ट होना चाहिए। बनारसी या ताऊजी तो वास्तव में मजेदार आदमी थे। बालाजी ने हंसते हुए कहा, हाँ बाला भैया। इसलिए उस लड़के ने ताऊजी के घर जाकर अपने वास्तविक नाम से ही पढ़ाई शुरू की। गांव में सभी उसे मुन्ना मुन्ना कहकर पुकारते थे, लेकिन वहां कोई भी उसे मुन्ना बोल देता तो वह नाराज हो जाता। वह जानता था कि अगर ताऊजी ने सुन लिया तो भतीजे की अर्थात उसकी कुटम कुटाई भी हो सकती है। वास्तव में ताऊजी मस्त आदमी थे, मारू ने कहा। सभी हंसने लगे। कुछ पल ठहर कर बनारसी बाबू ने आगे कहना शुरू किया। ताऊजी की दूसरी विशेषता यह थी कि वे बहुत जल्दी जल्दी बोलते थे। ऐसा लगता था कि जैसे मुंह ही मुंह में कुछ बोल गए हों और सामने वाला बिल्कुल ना समझ पाता कि उन्होंने क्या कहा है। तो फुनगी के गांव को इस लड़के ने ताऊजी की इस विशेषता का सामना कैसे किया? इस बार सवाल गोगा जी ने किया था। ताऊजी जैसे ही उससे कुछ बोलकर शांत होते थे तो वह कभी हाँ बोल देता तो कभी हूं बोल देता। वह अपने अनुमान से हाँ हूं बोलकर काम चलाता था। ताऊजी भी खुश हो जाते थे कि कितना आज्ञाकारी लड़का है। इतना बोलते ही बनारसी बाबू के ठहाके भी अन्य चारों मित्रों के ठहाकों के साथ मिल गए। लेकिन बनारसी, इससे यह कहां सिद्ध होता है कि वो लड़का बहुत जिद्दी था, जैसा कि फुनगी बाबू तुम्हें बता रहे थे? बुच्ची बाबू ने प्रश्न किया और मारू ने प्रश्न का समर्थन किया। भैया, उसके जिद्दी होने की जानकारी ताऊजी की तीसरी विशेषता से मिलती है। बनारसी ने स्पष्ट किया। तो उनकी तीसरी विशेषता के बारे में कहो बनारसी, बालाजी ने कहा। ताऊजी की तीसरी विशेषता बेहद खतरनाक थी, जो उन्हें उनके बच्चों की नजर में भी आतंकवादी बना देती थी। दरअसल वे इतिहास के अध्यापक थे। उनका मानना था कि एक सच्चा विद्यार्थी तकलीफ उठाकर ही शिक्षा हासिल करता है। ओ तेरी, या ताऊजी तो वास्तव में ही बहुत ही खतरनाक आदमी थे, गोगा जी ने हंसते हुए टिप्पणी की। इसलिए भयानक सर्दी के दिनों में भी ताऊजी अपने बच्चों सहित अपने भतीजे को भी सुबह 4 बजे उठा देते थे। उन्हें जबरन जमीन पर टाट बिछाकर बिठा देते और फिर उन्हें इतिहास पढ़ाते। उनका विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। यह तो वास्तव में आतंकी वाला काम था, बुच्ची ने कांपने का अभिनय करते हुए कहा। तो हुआ यह कि एक रोज जब सभी सुबह 4 बजे उठकर टाट पर बैठ गए तो ताऊजी ने अपने भतीजे से भी कहा, पर पट्टे ने उस दिन रजाई से निकलने से साफ इनकार कर दिया। ताऊजी ने डराया, धमकाया, डांटा, लेकिन पट्टा टस से मस न हुआ। फिर ताऊजी ने थप्पड़ खींच कर मारा, लेकिन फिर उसने रजाई नहीं छोड़ी। अब ताऊजी ने अपने बेटे से एक डंडा लाने को कहा। तो भैया जानते हो कि भतीजे अर्थात मुन्ना ने क्या कहा? क्या कहा? मारू ने पूछा। वह बोला, ताऊजी आज चाहे हमारी जान ले लो आप, लेकिन हम रजाई नहीं छोड़ेंगे। तो भैया ऐसे लोग हैं फुनगी भैया के गांव में,
इसलिए इतना तो पक्का है कि आज लड़की भले ही वायदा करके ना आई हो, लेकिन भविष्य में फुनगी भैया कोई लंबा हाथी मारेंगे। पांचों मित्र खुलकर हंसते हंसते अपने अपने रूम की तरफ चल पड़े। लाइट आ चुकी है, ट्रांसफार्मर सही किया जा चुका है। तो अभी आप सुन रहे थे एपिसोड 22 संजीव कुमार गंगवार द्वारा लिखी कहानी B15B 4th फ्लोर, मेरी यानी विकास विनीत झा की आवाज में। आगे की कहानी के लिए सुनते रहें बुक ऑडियो।